गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस टॉपिक पर चर्चा चल रही थी। हमने इसके कुछ पॉइंट्स कवर किए। क्या क्या कारण रहा उसमें। सबसे पहला था विद्रोह की, 1857 के विद्रोह के बारे में। फिर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो कई सारे हुए, उसके बारे में बात कर रहे थे। और अब हमने उसके बाद में हमने मुस्लिम सुधारावादी आंदोलन की चर्चा की। और अब हम बात करेंगे राजनीतिक एकता के बारे में कि भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टि से ये एशिया का वो हिस्सा है जो उपमहाद्वीप है, कि इसकी लोकेशन इस प्रकार की है कि एक पूरा भाग जो है वो साफ तौर पर क्लियरली डिमार्केटेड है और अलग है, जो इंडिया बाद में कहलाया। लेकिन भारत एक भौगोलिक दृष्टि से एक देश बहुत समय से है, लेकिन ब्रिटिश शासन से पूर्व उसमें राजनीतिक एकता का अभाव था, क्योंकि वो अलग अलग किंगडम्स में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। कहीं पर हैदराबादी निज़ाम है, तो कहीं पर राजपूत किंग्स है, कहीं पर दूसरे बंगाल का दीवान है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल इकाइयों में बटा हुआ था। संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्य व रियासत में बटा हुआ था और उन सब की अपनी अपनी विशिष्ट शासन पद्धति थी। अंग्रेज़ों ने इस बटे हुए, इस विभाजित मानसिकता का लाभ उठाते हुए एक एक करके सभी राज्य व रियासतों पर कब्जा कर लिया तथा संपूर्ण देश को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। यह हम सब, इतनी हिस्ट्री हमें सबको मालूम है कि किस तरह से अलग अलग बटे हुए जो हिस्से थे उनको उन्होंने अपने अधीन किया। अंग्रेज़ों के आने से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1858 के जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हुई उसके बाद में अंग्रेज़ी शासन जब शुरू हुआ, तो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक शासन के अंतर्गत लाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसी से एक राजनीतिक एकता प्रारंभ हुई। अंग्रेज़ों ने शासन के लिए, प्रशासन के लिए अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ की। रेल, सड़क, डाक व्यवस्था, ये सब उनके लिए ज़रूरी हो गई, क्योंकि उनको अपना शासन चलाना था। और ये इन सब चीज़ों ने क्या किया, भारत को एक सूत्र में बांधा। यद्यपि ये सब अंग्रेज़ों ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया, लेकिन इसका परिणाम ये भी हुआ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत एकजुट होने में सफल हुआ। मतलब इसके जब जो शुरुआत की गई थी इस एकता को पिरोने में, इन अलग अलग हिस्सों को बांधने में, वो की गई थी अंग्रेज़ी शासन को सुचारू बनाने के लिए और उनके प्रशासन को मजबूत करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रशासन की, इसी एकजुटता का फ़ायदा भारतीय राष्ट्रवाद को भी प्राप्त हुआ। राजनीतिक एकता ने भारतीयों के लिए सहूलियत व सुविधा का वातावरण बनाया। देश का प्रत्येक भाग एक ही कष्ट से दुखी था, वो था विदेशी शासन। जब समय आया तो सबने मिलकर उस विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न किया और वो सफल भी हुए। तो ये जो राजनीतिक एकता जो मिली अंग्रेज़ी शासन की वजह से, ये बहुत बड़ा कारण साबित हुई, बहुत बड़ा टूल साबित हुआ भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए। जो नेक्स्ट है वो है आवागमन तथा संचार माध्यमों की भूमिका। ब्रिटिश शासन द्वारा साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत करने तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी और उसके कारण उन्होंने आवागमन तथा संचार माध्यमों का विकास किया। अब नेचुरल है कि उनको कोई लॉज, वो चाहते थे कि उनका वो जिस तरह से शासन कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हो। वो चाहे वो नील की खेती हो, चाहे वो कर वसूलने की बात हो, तो हर तरह से उसको सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेज़ों को आवश्यकता थी कि रोड, ट्रांसपोर्ट और संचार माध्यम ये मजबूत बने, और इसके लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। देश के विभिन्न मार्गों को सड़कों और रेल लाइन से जोड़ा गया ताकि आना जाना इजी हो जाए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिक्कत ना हो।
और डाक, तार, टेलीफोन, ये सब सारी व्यवस्थाएं की गई। अब ये जो सुविधाएं अंग्रेज़ों को के लिए के मार्ग अंग्रेज़ों के प्रशासन को अगर प्रशस्त किया, तो दूसरी ओर उन्होंने जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवाद थे, उनके लिए भी ये कार्य सारे बहुत अच्छे साबित हुए। दूरियां सिमट गई, लोगों का एक दूसरे से मिलना और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना संभव हुआ। गुरमुख निहाल सिंह के शब्द में जैसे कि निहाल सिंह कहते हैं, आवागमन के साधनों ने इस विशाल देश को एक कड़ी में जोड़ दिया तथा भौगोलिक एकता को वास्तविकता में बदल दिया। तो जो एक ज्योग्राफिकल रूप में, भूगोल के रूप में जो एक इंडिया, एक भारत बना हुआ था, एक उपनिवेश बना हुआ था, वो वास्तविक एकता के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक एकता प्रशासन के लिए शुरू हुई। उस प्रशासनिक एकता को, उस प्रशासन को चलाने के लिए आवागमन और संचार माध्यमों की शुरुआत हुई। तो ये दोनों ही चीज़ें जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए शुरू की गई थी, ब्रिटिश प्रशासन को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरू की गई थी, ये सारी चीज़ें बूंद साबित हुई इंडियन नेशनलिस्ट के लिए, भारत में राष्ट्रवादियों के लिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पश्चिमी शिक्षा तथा साहित्य का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भी साम्राज्यीय हितों की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा तथा कुशलता और एक ऐसे वर्ग को तैयार करने के उद्देश्य से हुआ जो भारतीय होते हुए भी आचार विचार और रहन सहन से अंग्रेज़ों जैसा हो जाए। जो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन जो शुरू हुई थी, वो इस के लिए हुई थी कि कोई ऐसा वर्ग तैयार हो जो आचार विचार से, रहन सहन से अंग्रेज़ों जैसा हो और वो प्रशासनिक सुविधा में कारगर साबित हो। अंग्रेज़ इस उद्देश्य में काफ़ी सीमा तक सफल भी हुए, लेकिन इस व्यवस्था का कुछ ऐसे परिणाम भी हुए जिसका अनुमान अंग्रेज़ नहीं लगा पाए, और ये परिणाम उनके लिए घातक और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए फ़ायदेमंद रहे। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि भारत जो है उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, और अंग्रेज़ी भाषा एक कॉमन भाषा के रूप में, एक संपर्क भाषा के रूप में उभर कर आई, और अलग अलग प्रांतों में रहने वाले, अलग अलग देश, अलग अलग हिस्सों में रहने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले आपस में मिलजुल कर उन मॉडर्न इंग्लिश जो विचार थे, उन बुक्स के, उन विचारों से अवगत हुए और आदान प्रदान करने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले, नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोविंद रानडे सब एक दूसरे के निकट आए। अंग्रेजी शिक्षा ने विदेशी साहित्य को समझना और जानना सहज तथा सुगम कर दिया, क्योंकि जिस तरह का पब्लिकेशन बाहर के देशों में, अंग्रेज़ी देशों में हो रहा था, पश्चिमी देशों में हो रहा था, यूरोपीय देशों में हो रहा था, उनके जो विचारक थे, उनके जो साहित्यकार थे, उनकी जो उदारवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक ये जो विचारधाराएं विश्व भर में पनप रही थी, उन सब से अवगत हुए इन इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इस भाषा के द्वारा। लॉक, मिल, रस्किन, इन सब की रचनाएं जो है वो भारतीयों ने पढ़ी। उन भारतीयों का जो उससे वो उन्होंने उसे समझा और उसके मन को, उसके मानस को उद्वेलित कर दिया। स्पेंसर जैसे विद्वानों ने मानवीय स्वतंत्रता के भाव को जागृत किया। बायरन, शैली, मिल्टन, इनकी कविताओं ने नवीन भावनाओं का संचार किया। भारतीय जो शिक्षित वर्ग था वो पश्चिम उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मांग करने लगे तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध करने लगे, और शासन तथा प्रशासन के क्षेत्र में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी की मांग उठाने लगे। रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा, स्पेंसर का व्यक्तिवाद और लॉर्ड मॉर्ले का उदारवाद ऐसी दो मशीन गनें हैं जिन्हें भारत ने हमसे छीन लिया है और जिनका प्रयोग वह हमारे ही विरुद्ध कर रहा है। रैमजे मैकडॉनल्ड जो है इंग्लिश, उन्होंने ये कहा कि स्पेंसर
स्पेंसर की जो व्यक्तिवादी है, जो इंडिविजुअलिज्म है, और लॉर्ड मॉर्ले का जो उदारवाद है, वो भारतीय हम अंग्रेज़ों के खिलाफ ही यूज़ कर रहे हैं। पाश्चात्य जो शिक्षा मिले हुए जो भारतीय थे, उन्होंने विदेश यात्राएं की, तो जो ये अंग्रेज़ी शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेज़ी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनके लिए, और वो चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग हो जो अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा हो, उनके टाइपिस्ट का, क्लर्क का काम कर सके। उस उद्देश्य से जो अंग्रेज़ी शिक्षा शुरू हुई थी, वो उल्टी पड़ने लगी कि अंग्रेज़ी शिक्षा संपर्क भाषा बन गई। अंग्रेज़ी शिक्षा से बाहर के देशों की जो विचारधाराएँ थी उससे अवगत हुए, उनके पोइट्स, उनके पोएम्स, उनके जो थिंकर्स थे उनसे अवगत हुए, विदेशी यात्राएं संभव हुई। तो इन सब विचारकों से प्रभावित होकर उसका जो इंडियन साहित्यकार हैं, जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने भी उन सब को प्रयोग में लाना शुरू किया और ये जाना कि जो अधिकार है, लोगों के अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, ये मानवीय गरिमा है, इन सब की रक्षा करना कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी रक्षा के लिए कैसे वो एकजुट होकर उन्हें कार्य करना आवश्यक है। अब इसी टॉपिक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।